नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में सियासी खेला शुरू हो गया है। और यह खेला अब की बार एनडीए यानी महायुति गठबंधन में शुरू हुआ है। गठबंधन में शामिल सीएम शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं के बीच ऐसी जुबानी जंग छिड़ गई है जिसका अंजाम गठबंधन में टूट तक पहुंच सकता है। आखिर कैसे बीजेपी और शिवसेना के सहयोगी एनसीपी अपने गठबंधन में अलग थलग पड़ गई है? आखिर क्यों अजीत पवार को लेकर महायुति में अब भी सस्पेंस बरकरार है? क्या अजीत पवार वापस अपने चाचा के पास आने की तैयारी में है? और कैसे विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी अपनी एकजुटता दिखा रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। एनडीए में जहां बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल हैं, वहीं इंडिया में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शरद चंद्र पवार का गठबंधन है। इंडिया गठबंधन जहां एकजुट नजर आ रहा है, वहीं एनडीए में फूट पड़ सकती है, जिसके केंद्र में है अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। अजीत पवार एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उनकी पार्टी के कई नेता भी सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं। सरकार में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना भी अहम भूमिका में है। शिवसेना से भी कई नेता कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट यानी सरकार की सर्वोच्च टीम, जिसके जिम्मे अपने अपने मंत्रालयों की पूरी जिम्मेदारी होती है। समय समय पर सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री कैबिनेट यानी अपनी सर्वोच्च टीम के साथ बैठक भी करते हैं, जिसमें प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा के साथ ही जनहित से जुड़ी योजनाओं पर मुहर लगती है। लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना कोटे से बने एक मंत्री के लिए इस तरह की बैठक एलर्जी और उल्टी का कारण बन गया है, क्योंकि उनके साथ एनसीपी के नेता भी उस कैबिनेट मीटिंग में शामिल रहते हैं। आप खुद सुनिए। कधीही आयुष्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी समाज जमले नाही। शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ती वास्तव जसं एनर्जी म्हणतोय, गुढी खाली उलट्यावर चालवतात, ती अवस्था आहे। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। ही वस्तुस्थिती सर्व होत नाही। ते आता वयाच्या 7व्या वर्षी म्हणून बदलू शकत नाही। जी काय 15-20 वर्षाचं पोरग आहे, आता तू असं कर, बापानं थोडा जम दिला की नीट झाला, होत नाही ते। लक्षात, त्याच्यामुळं आम्ही तत्वाशी बांधील आहोत। तानाजी सावंत प्रदेश के पब्लिक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मंत्री हैं। अगस्त 2022 से शिंदे सरकार में मंत्रालय संभाल रहे हैं। जुलाई 2023 में अजीत पवार अपने चाचा से बगावत कर एनसीपी के एक धड़े के साथ शिंदे सरकार में शामिल हुए थे। तब से प्रदेश में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की सरकार चल रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवसेना नेता और कैबिनेट मंत्री तानाजी सावंत के बयान ने प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। एनडीए गठबंधन में बवाल शुरू हो गया है। एनसीपी में खलबली मच गई है। बात गठबंधन में दरार तक पहुंच चुकी है। महायुति में फूट तक की नौबत आ गई है। एनसीपी का दोनों धड़ा शिवसेना और शिंदे सरकार पर हमलावर हो गया है। अजीत गुट के एनसीपी ने तो यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री शिंदे को अपने मंत्री पर एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें ही कैबिनेट से निकाल दें। इतना ही नहीं, पार्टी नेताओं ने तो आला कमान से यहां तक अपील की है कि जब तक तानाजी सावंत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वे किसी भी तरह की मीटिंग में शामिल ना हो। तानाजी सावंत महाराष्ट्र में हेल्थ मिनिस्टर है और शिवसेना गुट से एकनाथ शिंदे जी के साथ वो आज मंत्री है। मंत्रिमंडल के एक सहकारी होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, उस बयान की वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही नाराज है। और कार्यकर्ताओं के मन में इस तरह की भावना है कि ऐसे लाचार होकर सत्ते में बैठने से अच्छा है कि सत्ता से बाहर निकलो। हम कोई लाचार नहीं है। अजीत दादा हो या हमारे पार्टी के नेता हो, इतने छोटे नहीं है कि तानाजी सावंत जैसे लोग जो है इस तरह से बयानबाजी करते रहे और फिर भी हम चुप बैठे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से अपील है, एक तो तानाजी सावंत को मंत्रिमंडल में रखिए, नहीं तो हमें छोड़ दीजिए, हम निकलते हैं बाहर। मेरे पार्टियों के नेताओं को भी हमारा अपील है कार्यकर्ताओं की ओर से कि आप भी जो है सभी लोग
जब तक तानाजी सावंत की हकालपट्टी नहीं होती है तब तक मंत्रिमंडळ की बैठक में ना जाए। म्हणजे आरोग्यमंत्री एखादा असं वक्तव्य करतो, एखाद्या सामान्य आमदारांनी वक्तव्य केलं असतं तर समजू शकलो असतो, पण आमदारांनी राष्ट्रवादीबद्दल असं वक्तव्य केलं, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी समज द्यावी आणि तानाजी सावंतांनी महायुतीमध्ये असताना असे मिठाचे खळे टाकण्याचे पाप करू नये. नाहीतर मी तुम्हाला पहिलेही सांगितलं की आता हे 5वा व्यक्ती झालाय. ही लोक सातत्याने आपल्या तोंडाचे पट्टे चालवत असतील तर राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून आम्ही सुद्धा उत्तर द्यायला तयार आहोत. महायुतीचा धर्म पाळण्याचा ठेका फक्त आम्ही घेतलेला नाही. साफ है, एनसीपी का अजीत गुट पूरी तरह से शिवसेना के खिलाफ आक्रामक है। जाहिर है महायुति में शामिल शिवसेना और एनसीपी अजीत गुट के बीच सियासी नोकझोंक शुरू हो गई है और ये सियासी बयानबाजी कहां तक पहुंच सकती है ये भी समझ लीजिए। सत्ता की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम उल्टियां करने के बावजूद में बैठे हुए। ये बड़ा अजीब और एक्चुअली माहौल बहुत गंदा हो गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया है। इन सब मंत्री, ज़्यादातर मंत्रियों के विभागों में, उनके असेंबली सेगमेंट में पिछले लोकसभा चुनाव में सत्ता दल पीछे रहा है, तो उनको अपनी सत्ता जाते दिख रही है। तरह तरह के फ्रस्ट्रेशन निकल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सब उसी का हिस्सा है। और एक मंत्री के बयान से ये सरकार टूट जाएगी ऐसा नहीं। एनसीपी के नेता तो बरस पड़े हैं, अजित पवार ने उस पर जवाब देने से इनकार कर दिया है। तो ये कोई तानाजी सावंत के कहने पे ये सरकार तो नहीं गिर रही है, लेकिन ये दबाव है, अंदर अंदर कैसी घमासान मची हुई है इसका एक संकेत भी है, घटना दे रही है। महायुति में अनबन से विपक्षी महाविकास अघाड़ी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। एमवीए में शामिल एनसीपी शरद गोट और शिवसेना उद्धव गोट सरकार और अपने पुराने साथियों पर हमला करने का मौका भला कैसे छोड़ सकता था। तानाजी सावंत इन्होंने जानबूझकर अजीत पवार को अपमानित करने का षड्यंत्र शायद शिंदे साहब के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया है, ऐसा मुझे लगता है। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा उसका कारण अजीत पवार है। ये आरएसएस भी कह चुकी है, ये देवेंद्र फडणवीस जी भी कह चुके हैं। और अजीत पवार को सरकार में शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाखुश है। अजीत दादा पवार, आपको सोचना चाहिए कि आपके हाथ क्या लगा। आप तो इतने बड़े नेता कहलाते थे, मुख्यमंत्री का सपना देखते थे। आज हालत ये हो गई है कि जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी आपको आंखें दिखा रहे हैं। फिर भी क्या ऐसी मजबूरी है कि आप डटे हुए हैं, आप इन्हीं के साथ लगे हुए हैं। अब ये तो आप ही जाने, लेकिन बड़ी किरकिरी हो रही है अजीत दादा पवार आपकी। आप तो शरद पवार साहब के सगे भतीजे रहे हैं, आप कितने बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका एक कद रहा है, लेकिन सब धूमिल होता नजर आ रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब शिंदे सरकार में शामिल शिवसेना और एनसीपी नेताओं के बीच जुबानी जंग हुई हो। इससे पहले भी कई दफे दोनों दलों के नेता के बीच जो है वो सियासी बयानबाजी हो चुकी है। हालांकि इस बार तानाजी सावंत ने एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर जो बयान दिया है उससे गठबंधन पर असर पड़ने का खतरा जरूर मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, खुद अजीत पवार भी कई दफे इस तरह के संकेत दे चुके हैं कि वो महायुति यानी बीजेपी शिवसेना के साथ से मानो उब चुके हैं और शायद अपने चाचा के पास वापसी की सोच रहे हैं। याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही अजीत पवार ने यह कहकर महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी थी कि बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव में उतारकर बड़ी गलती कर दी थी। चुनाव होने के बाद मैं बहुत सोचता था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये उसमें जिम्मेवार मैं हूँ। मैं किसी को दोष देना बिल्कुल नहीं चाहता, मैं अभी भी आपको भी बताता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये बोल दिया। इतना ही नहीं, जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी अजीत पवार अपने सहयोगी बीजेपी की लाइन से अलग बयान दे चुके हैं। अजीत पवार इंडिया ब्लॉक के सुर में सुर मिलाते हुए कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। एक दफा होने दो, क्योंकि 75 साल हो गए करीबन हम स्वतंत्र होने के बाद, तो एग्जैक्ट ट्राइबल कितने हैं, एग्जैक्ट शेड्यूल कास्ट कितने हैं, एग्जैक्ट ओबीसी कितने हैं, एग्जैक्ट
माइनॉरिटी कितनी है, अलग अलग जो भी ओपन कैटेगरी हुए, एक दफा होना चाहिए। क्योंकि बार बार लोग कोई भी नया मुद्दा उठाते, हम इतने हैं, हमें इतना मिलना ही चाहिए, कि फिर प्रेशर आ जाता है, फिर समझ में नहीं आता। कोई भी गवर्नमेंट चलाता होगा उसको भी तकलीफ हो जाती है। इसीलिए मेरा कहना है कि एक दफा होना ही चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अजीत पवार वापस अपने चाचा के पास लौटना चाहते हैं? देखिए, आज की राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन मौजूदा राजनीति में जो चल रहा है उसमें अजीत पवार का वापस अपने चाचा के साथ जाने का कोई मार्ग दिखता नहीं, क्योंकि उनके साथ जाने का मतलब होता है कि उनका राजनीतिक भविष्य उनके आधार पर निर्धारित है। उन्होंने अकेले चल करके अपनी राजनीति की नई दिशा तय की है और उनका अब रास्ता अकेले ही है। यदि महायुति के साथ उनकी बात नहीं बनती तो उनको अकेले चुनाव लड़ना होगा। शरद पवार के साथ जाने का मेरे को नहीं लगता कि इस समय कोई संभावना है। खैर, अजीत पवार के मंसूबे महायुति छोड़कर अपने चाचा शरद पवार के पास वापस आने की अगर हो भी, तब भी मौजूदा सियासत में शायद ये संभव ना हो, क्योंकि अजीत पवार की वापसी के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। एक तो ये कि शरद पवार खुद उन्हें वापस लेना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह है हाल ही में खत्म हुए महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव। दरअसल हुआ ये था कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को भारी भरकम जीत मिली थी। उसके बाद महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव वहां पर घोषित हुए। अजित पवार ने अपने 2 उम्मीदवार वहां पर चुनावी मैदान में उतारे। शरद पवार की पार्टी के पास वहां पर विधायकों की संख्या कम थी, इसलिए उन्होंने पीडब्ल्यूपी पार्टी के जयंत पाटिल के लिए अपनी पूरी ताकत वहां पर मैदान में लगाई। जयंत पाटिल को जिताने के लिए अजित पवार गुट के कुछ विधायकों से शरद पवार और उनके लोगों ने संपर्क किया। कुछ लोग दरवाजे के पीछे यहां पर शरद पवार से मिले भी। शरद पवार ने अजित पवार के विधायकों से कहा कि विधान परिषद चुनाव में आप क्रॉस वोटिंग करो, उसके बाद हम सोचेंगे कि आपको पार्टी में लेना या नहीं लेना। लेकिन विधायकों ने शरद पवार का आदेश माना नहीं और अजित पवार के पक्ष में वहां पर उन्होंने अपनी वोटिंग की। जयंत पाटिल हार गए, इसलिए शरद पवार वहां पर नाराज हो गए। उसी दिन से शरद पवार ने ठान लिया कि अजित पवार हो या फिर उनके समर्थित एनसीपी के विधायक हो, सभी के लिए एनसीपी शरद पवार गुट के दरवाजे बंद रहेंगे। दूसरा ये कि जरंडेश्वर सहकारी शक्कर कारखाने में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच फिर से शुरू हो गई है। इस चीनी मिल की ज्यादातर हिस्सेदारी मेसर्स स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से जुड़ी हुई है। इस लिहाज से अजीत पवार के साथ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी जांच के दायरे में है। ये जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी कर रही है। इस मामले में मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने साल 2019 में एक एफआईआर दाखिल की थी। बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन शिवसेना बीजेपी के साथ आने के बाद अजित पवार की मुश्किलें वहां पर कम हुई और ईडी ने चार्जशीट से अजित पवार का नाम हटा दिया। अब एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है और माना जा रहा है कि अजित पवार मुश्किल में आ सकते हैं। इसलिए अब अजित पवार का बीजेपी शिवसेना का साथ छोड़ना और चाचा शरद पवार के पास जाना मुश्किल में आ गया है। हालांकि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता है। वक्त के हिसाब से जैसे ही सियासी चक्र घूमता है, सियासत की धुरी भी बदलती है और पहिया भी घूमने लगता है। महाराष्ट्र की सियासत में भी अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से प्रदेश की सियासत करवट लेती रही है, उससे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कुछ ही दिनों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इतिहास गवाह है कि चुनाव में खेला जरूर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ना सिर्फ अजीत पवार बल्कि अजीत गुट में शामिल एनसीपी के कई ऐसे नेता हैं जो इस वक्त सियासी फेर में फंस चुके हैं, जो घर वापसी चाहते हैं, लेकिन कई मजबूरियां उनके सामने आ जाती हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र के सियासी खेल में एक और खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है, जिससे बीजेपी और उनके सहयोगियों की टेंशन बढ़ गई है। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और नवाब मलिक एनसीपी अजीत गुट में शामिल वो कद्दावर नेता हैं
जो मानो इस वक्त सियासी मझधार में फंस चुके हैं। सूत्रों की माने तो ये तमाम नेता महायुति छोड़ शरद पवार के पास वापस तो जाना चाहते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं और कानूनी दांवपेच की वजह से वे ना तो ऐसा कर पा रहे हैं और ना ही शरद पवार अपने साथ इन नेताओं को लाने में कोई खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक छगन भुजबल खुद राज्यसभा का टिकट चाहते हैं और अपने किसी परिजन को विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उसी तरह नवाब मलिक भी खुद और अपनी बेटी के लिए विधानसभा का टिकट चाहते हैं। जबकि प्रफुल्ल पटेल इस वक्त राज्यसभा के सांसद तो हैं, लेकिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, ईडी और सीबीआई के जांच के दायरे में रह चुके हैं। ऐसे में इनके लिए भी वापसी मुश्किल हो सकती है। एक तरफ जहां महायुति में इस तरह कई सारे पेच फंसते नजर आ रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक और खिलाड़ी की एंट्री ने एनडीए की चिंताएं बढ़ा रखी हैं और वो है मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे पिछले कई महीनों से मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर सुर्खियों में हैं और अब वो सियासत में भी एंट्री करने वाले हैं। मनोज जरांगे खुलकर ये कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के 113 उम्मीदवारों यानी 113 सीटों पर तगड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। आपने घोषणा की है कि आरक्षण नहीं मिला तो 113 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के घर पे बैठेंगे। देवेंद्र फडणवीस आरक्षण मराठ्यांना मराठा समाज को नहीं दे रहे, नाही दे रहे ना, मग पाडापाडी होणारच। देवेंद्र फडणवीस 113 आमदार तर मराठी पाडापाडी होणारच। शेवटी आमच्या भविष्यासाठी आरक्षण चाहिए हमको, तो नहीं देता हो तो मग पाडीनार तर आहेच मराठी। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री के ध्यान में आता है कि मैं मराठा आरक्षण के खिलाफ हूँ या मेरी कोई भूमिका वैसी है तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा, घर बैठ जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा अगर मुख्यमंत्री मुझे कह दे। तो वो कह रहे हैं कि मैं मराठा आरक्षण देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ ये ऐसा कहा जाता है कि मैं मराठा के खिलाफ हूँ। खिलाफच है ना, मराठे के खिलाफच है, कारण आरक्षण बाकीचे जो मंत्री है उनको देऊ नको म्हणतो। हमने तो सुना है कि अभी पाटिल का अगला ध्यान विदर्भ है और खास करके देवेंद्र फडणवीस की सीट है। नाही विदर्भ आहे, त्याचे काय खास सीट करने की काय गरज आहे, त्याची कोणची खास सीट आहे? मराठी मतदान करते उसको म्हणून निवडून आता हो, नहीं तो काय निवडून आणि फेडून ते का आता उसको ये बार करेंगे होगा, तो उसको कैसा रहा था रब का मराठी उधर मतदान नहीं करेंगे उसको। विदर्भ असो, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई में वे महाराष्ट्रातले जे लोग कामाला गए वाले वो 16-17% आहेत, पूरे विरोधात मतदान करने वाले उसके। हमने ये भी देखा है कि छुपके छुपा के से भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक आपको आके मिल रहे हैं, क्या डर है उनमें? छुपके आते न तुम्ही गेल्यावर सगळे मीडियावाले गेले की हळूच आते आणि मेरा डोका खाते, मग पडणे मग ते म्हणते आम्ही पडेल, म्हणलं पडले तर पड, मग मी काय करू? ते नाही मग तुम्ही पाहिजे, हमारा पक्षाचं काही खरं नाही, हमारा पक्ष हमको काय म्हणतं काय गोवा, ते आणखीन वेगळंच काहीतरी सांगतात देवेंद्र फडणवीस बद्दल की काहीतरी वेगळा शब्द वापरला त्यांनी की लयडवून करतो म्हणे तो। हाँ, हमको मराठ्याचे जेवढे पदाधिकारी आहे, आमदार आहे, उनको असं टोचून बोलता म्हणे, राग आल्यासारखा, हिनवल्यासारखा, तिरस्कार करने वाला वैसा करता, बोला हमको लय त्रास देता हो, पुन्हा पक्षात राहायचंय म्हणे तिथं आम्हाला, कधी काम दिलेले हमको, असं म्हणते हो। जाहिर है मनोज जरांगे पाटिल बीजेपी और शिवसेना के लिए चुनाव में बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को मिल सकता है। महाविकास अघाड़ी और महायुति विधानसभा में क्या किसकी स्थिति है अभी राजनीति में कुछ भी नहीं कहा सकता, क्योंकि लोकसभा के आधार पर देखें तो निश्चित तौर से महाविकास अघाड़ी महायुति से भारी है, लेकिन राजनीति समय समय बदलता रहता है। अभी चुनाव में 1.5 से 2 महीने बाकी है। चुनाव की तारीख जब घोषित होगी तब स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि आज ये पता नहीं कि कौन किसके साथ है और कौन किसके विरोध में रहेगा। जब चुनाव की तारीख घोषित होगी उस वक्त स्थिति स्पष्ट हुई, तब कुछ कयास लगाए जा सकते हैं कि चुनाव में किसका पल्ला भारी है और किनका कमजोर। बहरहाल महाराष्ट्र का दोनों गठबंधन कितना मजबूत है, किस गठबंधन में कितनी ताकत है, किसके पास कितना जनाधार है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।
लेकिन उससे पहले शुरू हुआ ये सियासी खेला कई दलों और गठबंधन का गेम बिगाड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो जब लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुए थे तो असली और नकली का खेला शुरू हुआ था, लेकिन असली लड़ाई विधानसभा चुनाव है। अब महाराष्ट्र की जनता यहां पर, क्योंकि यहां पर दो शिवसेना है, दो एनसीपी है, कोई भी कभी भी पाला पलट सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में खेल अभी बचा हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी होना बाकी है। देखना यह है कि जब नतीजे सामने आएंगे, चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, तब महाराष्ट्र की तस्वीर किस तरह की होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।